हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म के ऊपर मेरा 2 वीडियो पहले से अपलोड है। जो पहला वीडियो होगा फेमिनिज्म इन इंडिया और दूसरा है वो फेमिनिज्म इन वेस्ट, जिसमें से बात किए हैं द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो आप प्लीज़ वो दोनों वीडियो को देखें। उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप देखना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म में हमने कुल 13 टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है। पहला लिबरल फेमिनिज्म, ब्लैक फेमिनिज्म, कल्चरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, गायनो क्रिटिसिज्म, इको फेमिनिज्म, मेटेरियलिस्ट फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, ट्रांस फेमिनिज्म, अनार्का फेमिनिज्म और पैट्रियार्की। तो चलिए पहला टाइप जो है लिबरल फेमिनिज्म, उसके बारे में बात करते हैं। इट सेज दैट इंडिविजुअल पीपल शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड राइट्स। इसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत लोगों को समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। इट टॉक्स अबाउट सोशल, पॉलिटिकल एंड लीगल राइट्स। यह सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी अधिकारों की बात करता है। एंड जेंडर इक्वलिटी थ्रू लीगल रिफॉर्म, और कानूनी रूप से लैंगिक समानता की मांग करता है। यानी कि जो लिबरल फेमिनिज्म था ना, वो दोनों मतलब चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों के लिए बात करता था और लैंगिक समानता की मांग करता था। Since in some places even men do not get some opportunity or rights where they should get। कुछ स्थानों पर तो मनुष्य को भी कुछ अवसर या अधिकार नहीं मिल पाते हैं जहां उन्हें मिलना चाहिए। ये हकीकत बात है। कुछ जगह ऐसे हैं जहां महिला को नहीं मिल पाती वो अवसर, और कुछ जगह ऐसे हैं जहां पुरुष को नहीं मिल पाते हैं जहां उन्हें मिलना चाहिए। Especially it talks about legal and equal opportunity and rights of women। खास तौर पर यह महिलाओं के कानूनी और समान अवसर अधिकारों की बात करती है। अब दूसरा है रेडिकल फेमिनिज्म। इट स्टार्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप इन द 1916। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में हुआ था। यूनाइटेड स्टेट मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। इट स्टार्टेड ड्यूरिंग द सेकेंड वेव फेमिनिज्म। इसकी जो शुरुआत है वो सेकेंड वेव फेमिनिज्म के दौरान हुई थी। इट टॉक्ड अबाउट कम्प्लीटली एबोलिशिंग जेंडर रूल्स, और यह पूरी तरह से जेंडर रूल्स है उसे पूरी तरह से ख़त्म करने की बात करता था। इट हैज़ ऑल्सो बीन सेड दैट ये चाइल्ड शुड नॉट ग्रो इन द वोम ऑफ वीमेन। इसमें ऐसा भी कहा गया है कि महिलाओं के गर्भ में बच्चा नहीं पलना चाहिए। देयर शुड बी सम टेक्नोलॉजी टू बर्थ इट आउटसाइड। इसे बाहर पैदा करने के लिए कोई तकनीकी होनी चाहिए, मतलब कोई टेक्नोलॉजी का ऐसा विकास करना चाहिए ताकि जो बच्चा पैदा होता है वो महिलाओं के पेट में नहीं होना चाहिए, उन्हें बाहर में पैदा करना चाहिए। एंड मोर इफर्ट शुड बी मेड सो दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राइजिंग चिल्ड्रेन डज नॉट फॉल ऑन वीमेन। और अधिक प्रयास किए जाने चाहिए ताकि बच्चों के जो पालन पोषण की जिम्मेदारी हो महिलाओं के ऊपर ना पड़े। मतलब इसमें ऐसा कहा गया था ना कि महिला बच्चा पैदा करती, इसीलिए उसको पालने पोषने की जिम्मेदारी उसी को दिया जाता है और उसी को बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है। सिस्टरहुड इज पावरफुल वाज द स्लोगन ऑफ न्यू और रेडिकल फेमिनिज्म। उस समय जो न्यू और रेडिकल फेमिनिज्म था उनका एक नारा था, सिस्टरहुड इज पावरफुल। Some feminist writers of radical feminism were Simone de Beauvoir, Laura Mulvey and T. Grace Atkinson etc। और रेडिकल फेमिनिज्म के कुछ राइटर्स थे, उनमें से थे सिमोन डी बियोवियर, लॉरा मॉल्वे एंड टी ग्रेस एटकिंसन। अब तीसरा है ब्लैक फेमिनिज्म। ब्लैक फेमिनिज्म कैम इन रिस्पॉन्स टू सेकेंड वेव फेमिनिज्म। ब्लैक फेमिनिज्म जो है ना सेकेंड वेव फेमिनिज्म के रिस्पॉन्स में आया था, उसके प्रतिक्रिया में आया था। बिफोर दिस, इससे पहले, नो वन स्टूड अप फॉर ब्लैक वुमेन इन फर्स्ट वेव फेमिनिज्म। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म के दौरान कोई भी ब्लैक वुमेन के लिए खड़ा नहीं हुआ था। सो ब्लैक फेमिनिज्म स्टूड इन द रिस्पॉन्स टू ब्लैक वुमेन। इसलिए जो ब्लैक फेमिनिज्म था वो ब्लैक वुमेन के रिस्पॉन्स में खड़ा हुआ था। ब्लैक वुमेन हैड टू सफ़र फॉर 2 रीजन्स, फर्स्ट सेक्स एंड सेकेंड कलर।
जो ब्लैक वीमन थी उन्हें दो कारणों से कष्ट सहना पड़ता था। जो पहला था उसका सेक्स, उसका लिंग था जो स्त्रीलिंग है, मतलब महिला है, और दूसरा है उसका जो रंग था वो ब्लैक थी। और चौथा है वो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। इट टॉक्स अबाउट एबोलिशिंग द प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम। यह प्राइवेट प्रॉपर्टी जो उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो सिस्टम था, मतलब निजी संपत्ति व्यवस्था को खत्म करने की बात करता है। बिकॉज इट वॉज बिलीव्ड दैट वीमेन आर ऑपरेस्ड थ्रू प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि यह माना जाता था कि निजी संपत्ति के माध्यम से महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है। एट दैट टाइम वीमेन कुड नॉट गेट डाइवोर्स। उस समय महिलाएं डाइवोर्स नहीं ले सकती थी। शी कुड नॉट गेट डाइवोर्स इवन इफ शी वांटेड टू, बिकॉज हर प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज इन हर हस्बैंड्स नेम। वह चाहकर भी डाइवोर्स नहीं ले पाती थी। उसका कारण था कि उसके जो निजी संपत्ति थी, उसका जो प्राइवेट प्रॉपर्टी था, उसके पति के नाम पे होता था। ये राइटर रोट ये बुक ऑन मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। एक राइटर है जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के ऊपर एक बुक लिखे हैं, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, इन 1884। 1884 में एक राइटर है, राइटर का नाम मुझे नहीं पता इसलिए मैं उसमें मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन वो बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। पांचवा है कल्चरल फेमिनिज्म। मॉडर्न सोसाइटी हैज़ काउज्ड द मोस्ट हर्ट इन प्रोमोटिंग मैस्कुलाइन बिहेवियर। जो आधुनिक समाज जो है वो ज़्यादा मैस्कुलाइन बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए जाना जाता है, और इसी के वजह से उससे बहुत ज़्यादा हर्ट पहुंचा है। टू बैलेंस दिस इन द सोसाइटी, इस सोसाइटी में इसको बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए, देयर शुड बी ए चेंज इन फीमेल बिहेवियर, कि फीमेल बिहेवियर में जो महिलाओं का बिहेवियर है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग लाना पड़ेगा, ये चेंजिंग लाना चाहिए। इन दिस वे वीमेन आर मोर पावरफुल, काइंड एंड टॉलरेंट। और इस प्रकार महिलाएं ज़्यादा पावरफुल, दयालु और टॉलरेंट यानी सहनशील होती है मैन की अपेक्षा। इट टॉक्स अबाउट प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी, सेलिब्रेटिंग वीमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन एंड चैलेंजिंग पैट्रियार्की। और यह जो है कल्चरल फेमिनिज्म है वो जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने की मांग करता था, कहता था। सेलिब्रेटिंग वुमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन, जो वुमेंस कुछ भी काम करती है उसका कुछ भी कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि अगर वो खाना बनाती है तो उसके खाने की तारीफ़ करनी चाहिए, या तो फिर कोई काम करती है तो उसकी तारीफ़ होनी चाहिए और उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड चैलेंजिंग पैट्रियार्की, और पितृसत्तात्मक जो समाज है उसको चैलेंज करने की बात करता था कल्चरल फेमिनिज्म। और छठा है इको फेमिनिज्म। इट टॉक्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ वुमेन दैट दे आर टॉलरेंट एंड पेशेंट। यह महिलाओं के बिहेवियर के बारे में, व्यवहार के बारे में बताता है कि वे सहनशील और धैर्यवान होती है। जस्ट लाइक नेचर, मतलब एक प्रकृति के तरह। दे आर एज टॉलरेंट एज फ्रूट ट्री, वो एक मतलब फल का जो पेड़ होता है उसके जैसे सहनशील होती है। जैसे अगर कोई फल का पेड़ है तो उसमें पत्थर मारा जाता है फिर वो तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन इसके बावजूद वो फल भी देता है, उसी तरह से। एंड दे ईट आफ्टर एवरीवन एल्स हैज़ ईटन, और वह खाती है सबके, मतलब खाने के बाद वो खाती है, सबसे बाद में वो खाती है। अब सातवां है वो गाइनोक्रिटिसिज्म है। उससे पहले कि अगर जैसे ये वाला जो पहला इससे पहले जो इको फेमिनिज्म का जो लास्ट हम बोले हैं कि दे ईट आफ्टर एवरीवन एल्स हैज़ ईटन, कि सभी के खाने के बाद वो खाती है। इससे उसका पैशंस दिखाता है, और जो वो टॉलरेंट, उसका सहन शक्ति है वो एक नेचर की तरह दिखाता है। ऐसी बात नहीं कि महिलाओं को भूख नहीं लगता है, लेकिन कारण है कि वो बहुत ज़्यादा धैर्यवान होती है, इसलिए सबके खाने के बाद खाती है। सातवां है गाइनोक्रिटिसिज्म। इट वाज स्टार्टेड बाय एलिन शोवाल्टर। शी वाज एन अमेरिकन फेमिनिस्ट क्रिटिक। इसकी शुरुआत एलिन शोवाल्टर ने किया था, जो एक अमेरिकन फेमिनिस्ट क्रिटिक थी, जो एक अमेरिकन नारीवादी आलोचक थी। शी यूज्ड दिस टर्म इन टुवार्ड्स ए फेमिनिस्ट पोइटिक्स, और वो ये टर्म को एक फेमिनिस्ट पोइटिक में यूज की थी। गाइनोक्रिटिसिज्म इज ए स्टडी ऑफ वुमेन्स राइटिंग
दैट मीन्स वुमेन एज ए राइटर नॉट रीडर। गाइनोक्रिटिसिज्म है वो एक वुमेन्स का राइटिंग का अध्ययन है, यानी कि वुमेन्स एज ए राइटर, कि वुमेन्स को एज ए राइटर क्या क्या करना चाहिए, नॉट एज ए रीडर, मतलब रीडर की तरह इसमें यूज नहीं किया गया, वुमेन्स को राइटर की तरह कहा गया है। 8वां है सोशलिस्ट फेमिनिज्म। इट इज ए मिक्सचर ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म एंड मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। जो सोशलिस्ट फेमिनिज्म है वो मिक्सचर है रेडिकल फेमिनिज्म और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का। It has been said in this that women are harassed not only because of their sex but also because of their religion and color। इसमें कहा गया है कि महिलाओं को जो प्रताड़ित किया जाता है वो केवल उसके मतलब लिंग के कारण ही नहीं, बल्कि उनको सताया जाता है उसके कलर और उसका जो धर्म, उसका जो चेहरे का रंग है और उसका जो धर्म है उसके द्वारा भी उसको सताया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। 9वां है मेट्रियालिस्ट फेमिनिज्म। पैट्रियार्की इज हाईलाइटेड इन दिस। इसमें पैट्रियार्की को मतलब पितृसत्तात्मक जो है उसको हाईलाइट किया गया है। इट हैज़ बीन सेड टू रिड्यूस द डोमेस्टिक वर्क ऑफ वुमेन एंड इट हैज़ बीन सेड टू गिव मनी इन एक्सचेंज ऑफ डोमेस्टिक वर्क। इसमें महिलाओं के घरेलू कामों को कम करने की बात कही गई है। एंड इट हैज़ बीन सेड टू गिव मनी इन एक्सचेंज फॉर डोमेस्टिक वर्क। और घरेलू कामों के बदले में पैसे देने तक की भी बात कही गई है। सो दैट देयर इकोनॉमिक कंडीशन कैन इम्प्रूव सिंस मैन हैड इकोनॉमिक कंट्रोल। ताकि उसकी आर्थिक जो स्थिति है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति वो इम्प्रूव हो सके, मतलब उसमें सुधार आ सके। Since men had economic control and materialist feminism against this। और पुरुषों के पास, चूँकि पुरुषों के पास इसका जो आर्थिक कंट्रोल है ना पुरुषों के पास था, इसलिए मेट्रियालिस्ट फेमिनिज्म जो थी वो इसके खिलाफ थे। मेट्रियालिस्ट मतलब होता है मातृवादी नारीवाद। अब 10वां है पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म। इट स्टार्टेड इन 1980 एंड इट स्टार्टेड आफ्टर कॉलोनियल पीरियड। इसकी शुरुआत 1980 में हुआ था और यह कॉलोनियल पीरियड के बाद मतलब स्टार्ट हुआ था। सो दिस इज कॉल्ड पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म। इसलिए इसको पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म कहा जाता है। मतलब ज़्यादातर पूर्वी देशों या तो फिर विश्व के लगभग सारे देश कॉलोनियल ही थे, मतलब दूसरे देश के जो शासक थे उस पर शासन करते थे। जैसे हमारे यहाँ भी अंग्रेज़ों ने शासन किया, तो ये फेमिनिज्म जो आया था वो जब सारे देश आज़ाद हो गए थे उसके बाद आया था, इसलिए इसे पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म कहा गया है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फेमिनिज्म बिकॉज इट डील्स विथ द वुमेन्स हु आर मेनली नॉट वेस्टर्न बट ईस्टर्न। यह नारीवाद से भिन्न है क्योंकि यह उन महिलाओं से संबंधित है जो मुख्य रूप से पश्चिमी नहीं बल्कि पूर्वी है। क्योंकि ज़्यादातर जो पश्चिमी देश थे वो शासन करते थे पूर्वी देशों के ऊपर। जैसे इंग्लैंड जो था, ब्रिटेन जो भारत पे शासन किया, तो भारत तो पूर्वी देश उस समय हुआ जो अंग्रेज़ों के नियंत्रण में था। ऐसी बात नहीं कि भारत अभी पूर्वी देश नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि जो भारत था उसमें कॉलोनाइज था ब्रिटेन का। अब आगे है मेन इशू ऑफ वुमेन इन पोस्ट कॉलोनियल एरा इज दैट दे आर डबल कॉलोनाइज। पोस्ट कॉलोनियल एरा के समय जो महिलाओं का मुख्य इशू जो था वो ये था कि उसको डबल कॉलोनाइज होना पड़ा था। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि डबल उसको गुलामी सहना पड़ा था। कॉलोनाइज मतलब होता है उपनिवेश, पोस्ट कॉलोनियल एरा मतलब औपनिवेशिक युग जो गुलाम होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत जिस समय गुलाम था उस समय भारत के महिलाओं को भी डबल कॉलोनाइज होना पड़ा था। पहला कि एक तो अंग्रेज गुलाम करके रखा था और दूसरा जो है वो समाज गुलाम बना के रखा था, क्योंकि उस समय महिलाओं को इतना आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। अब 11वां है वो है ट्रांसफेमिनिज्म। इट वाज फॉर ट्रांसजेंडर वुमेन। और ये जो थी वो ट्रांसजेंडर वुमेन बोल सकते हैं या फिर ओनली ट्रांसजेंडर बोल सकते हैं। एंड दिस फेमिनिज्म वाज फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन
हु आर ट्रांसजेंडर बाय बर्थ, या उसमें वुमेन लिखना यहाँ गलत बात है, क्योंकि ट्रांसजेंडर एक अलग ही होता है। तो ये जो फेमिनिज्म है वो ट्रांसजेंडर की बात करता था जो जन्म से ट्रांसजेंडर है। दिस मूवमेंट इज अगेंस्ट दोज हु हेट ट्रांसजेंडर एंड लुक एट देम इन ए नेगेटिव लाइट। और यह जो मूवमेंट था वो उन लोगों के खिलाफ था जो ट्रांसजेंडर को नफ़रत की भावना से देखते हैं और नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, यानी कि हीन भावना से देखते हैं। अब जो 12वां है वो पैट्रियार्की है। पैट्रियार्की इज ए सोशल सिस्टम इन विच मेल्स होल्ड प्राइमरी पावर। पैट्रियार्की एक सोशल सिस्टम है जो सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुष जो है वो प्राइमरी यानी पुरुषों को प्राथमिक शक्ति प्राप्त होती है। इन द डोमेन ऑफ द फैमिली फादर और फादर फिगर्स होल्ड अथॉरिटी ओवर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। यानी परिवार के क्षेत्र में पिता या पिता तुल्य जो भी होते हैं, चाचा होते हैं या दादा या तो फिर बड़े भैया बोल सकते हैं, वो जो होते हैं वो महिलाओं और बच्चों पर अधिकार रखते हैं। इम्पॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय द मेल्स ओनली इन द पैट्रियार्की। और जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होता था या होता है वो मतलब पुरुषों द्वारा ही लिया जाता था पैट्रियार्की यानी पितृसत्तात्मक समाज में। अब जो लास्ट है वो अनार्का फेमिनिज्म। इट वांटेड टू क्रिएट ए सोसाइटी फ्री फ्रॉम पावर। और ये जो अनार्का फेमिनिज्म था ये सत्ता मुक्त समाज बनाना चाहता था, मतलब सत्ता होनी ही ना चाहिए। यही होता है कि अगर कोई बड़ा लीडर है तो वो छोटे लीडर को अपने अंदर है अपने अपने कंट्रोल में उसको दबा के रखता है, तो इसलिए सत्ता मुक्त समाज बनाना चाहता था। इट क्लोजली रिजेंबल्स इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। यह है ना वो काफ़ी हद तक अंतर विरोधी नारीवाद से मिलता जुलता था। एल सुसान ब्राउन क्लेम्स दैट anarchism is a political philosophy that opposes all relationship of power. It is inherently feminist. उसका मानना था जो अनार्किज्म है वो एक राजनीतिक दर्शन है जो सत्ता के सभी संबंधों का विरोध करता है। यह स्वाभाविक रूप से एक नारीवादी, मतलब कह सकते हैं स्वाभाविक रूप से एक नारीवादी होती है। अनार्का मतलब होता है अराजकता, अनार्का फेमिनिज्म मतलब अराजकतावाद।